किसी दूर के गांव में, जहां समय धीरे धीरे बहता था और जीवन प्रकृति की लय पर चलता था, वहीं एक रहस्यमयी मंदिर था। इस मंदिर में एक प्राचीन घड़ी थी जिसे काल चक्र कहा जाता था। लोग कहते थे कि यह घड़ी समय को नियंत्रित कर सकती है। जो इसे चला सके वह भविष्य देख सकता था, अतीत में झांक सकता था और यहां तक कि समय को मोड़ भी सकता था। लेकिन सदियों से यह घड़ी बंद थी। कोई नहीं जानता था कि इसे फिर से कैसे चलाया जाए। अरुण, एक 22 साल का युवा जिसने हमेशा विज्ञान को ही सच माना था, अपने दादा के गांव आया था। उसके दादा पंडित सोमेश्वर गांव के सबसे ज्ञानी व्यक्ति माने जाते थे। वे हमेशा अरुण को काल चक्र के बारे में बताते थे, लेकिन अरुण इसे बस एक दंतकथा समझता था। लेकिन इस बार कुछ अलग था। गांव में एक विचित्र घटना घटी थी। लोगों का कहना था कि समय कभी कभी धीमा हो जाता था और कभी कभी तेज। कुछ लोगों को सपनों में अतीत की घटनाएं दिख रही थीं और कुछ ने दावा किया था कि वे भविष्य देख सकते हैं। अरुण को यह सब अजीब लगा। एक रात जब वह अपने दादा के पुराने ग्रंथों को पढ़ रहा था, तब उसे एक प्राचीन श्लोक मिला। समय की डोरी जिसे बांध सके, भूत और भविष्य उसे जान सके, पर केवल वही इसे चला सके जो सत्य को स्वेच्छा से त्याग सके। अरुण को जिज्ञासा हुई। अगली सुबह वह गांव के सबसे पुराने हिस्से में गया, जहां कालचक्र मंदिर स्थित था। यह एक विशाल पत्थर का बना मंदिर था, जिसकी दीवारों पर समय और ब्रह्मांड से जुड़ी मूर्तियां उकेरी गई थीं। मंदिर के गर्भगृह में वह घड़ी थी, एक विशाल यंत्र जिसके गियर और सुइयां धूल से ढकी थीं। लेकिन जब अरुण ने उसे छुआ तो उसे हल्की सी गर्माहट महसूस हुई, जैसे घड़ी जीवित हो। वह अपने दादा के पास भागा और उनसे इसके बारे में पूछा। पंडित सोमेश्वर ने कहा, कालचक्र केवल उसी के लिए कार्य करता है जो अपने लोभ को त्याग कर इसे समझने की इच्छा रखता है। समय एक नदी की तरह है, लेकिन अगर कोई इसे रोकने की कोशिश करे तो वह नदी में डूब सकता है। लेकिन अरुण को यकीन नहीं हुआ। वह वापस मंदिर गया और घड़ी को चलाने की कोशिश करने लगा। जैसे ही अरुण ने घड़ी की एक सुई को घुमाया, पूरा मंदिर चमक उठा। अचानक उसे अजीब सा महसूस हुआ, जैसे वह दो जगहों पर एक साथ था। पहला दृश्य, उसने अपने दादा को देखा, लेकिन वे जवान थे, शायद 20 साल के। वे किसी रहस्यमयी किताब को पढ़ रहे थे और उनके साथ एक अन्य व्यक्ति भी था जिसे अरुण ने कभी नहीं देखा था। दूसरा दृश्य, उसने खुद को भविष्य में देखा, एक बर्बाद गांव जहां कुछ भी नहीं बचा था। लोग भाग रहे थे, चीख रहे थे और उसके हाथ में वही घड़ी थी, लेकिन टूटी हुई। अरुण चौंक गया और घड़ी से हाथ हटा लिया। सब कुछ फिर से सामान्य हो गया। भूत और भविष्य की उलझन। वह तुरंत अपने दादा के पास गया और उनसे पूछा कि वे किस रहस्यमयी किताब को पढ़ रहे थे। दादा ने गहरी सांस ली और कहा, तुमने कालचक्र को छुआ तो अब सत्य जानना ही पड़ेगा। उन्होंने बताया कि 50 साल पहले गांव में एक अन्य व्यक्ति, शास्त्री जी, ने भी इसे चलाने की कोशिश की थी, लेकिन उन्होंने इसे अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करना चाहा और समय के प्रवाह को बाधित कर दिया। इसका परिणाम यह हुआ कि उनका शरीर एक समय से दूसरे समय में अटक गया। न वे जीवित थे न मृत। अरुण ने पूछा, क्या मुझे वह किताब देखने मिलेगी? पंडित सोमेश्वर उसे अपनी पुरानी तिजोरी तक ले गए और वहां से एक जर्जर किताब निकाली। उसमें कई संकेत दिए गए थे कि कैसे कालचक्र को स्थायी रूप से चलाया जा सकता है, लेकिन एक चेतावनी भी थी, जो समय के साथ खेलेगा वह स्वयं समय में खो जाएगा। अब अरुण के सामने दो रास्ते थे। 1, कालचक्र को पूरी तरह सक्रिय कर समय को नियंत्रित करना, कालचक्र को हमेशा के लिए नष्ट कर देना ताकि कोई और इसे गलत तरीके से इस्तेमाल न कर सके। वह कुछ देर सोचता रहा। अगर उसने समय को नियंत्रित कर लिया तो वह भविष्य देख सकता था, गलतियों को सुधार सकता था, अपने माता पिता की मौत को रोक सकता था। लेकिन अगर उसने यह किया तो क्या वह भी शास्त्री जी की तरह समय में खो जाएगा? आखिरकार उसने घड़ी को फिर से घुमाया। इस बार उसने एक विशेष मंत्र पढ़ा जो किताब में लिखा था। घड़ी ने जोर से कंपन किया और उसकी आंखों के सामने 2 दरवाजे खुल गए, एक भूतकाल का और एक भविष्य का। अरुण ने पीछे मुड़कर अपने दादा को देखा। उन्होंने बस इतना कहा, समय का खेल खतरनाक होता है, लेकिन सही निर्णय हमेशा दिल से आता है।
अरुण ने दोनों दरवाजों को छोड़कर घड़ी को तोड़ने का फैसला किया। जैसे ही उसने कालचक्र को नष्ट किया, पूरी घड़ी धूल में बदल गई और मंदिर की दीवारें कांप उठीं। जब सब कुछ शांत हुआ तो वह अपने आप को मंदिर के बाहर खड़ा हुआ पाया। उसके दादा मुस्कुरा रहे थे। तुमने सही चुना, अरुण, उन्होंने कहा। गांव में समय फिर से सामान्य हो गया था। लोगों के अजीब सपने बंद हो गए, समय की गति स्थिर हो गई। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अरुण ने समझ लिया था कि समय को नियंत्रित करने की शक्ति इंसान के हाथ में नहीं होनी चाहिए। समय एक नदी की तरह बहता है, उसे रोकने की कोशिश करने वाला खुद उसमें बह जाता है।